हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम फिर बात करेंगे एक दफ़े नवाज़ लीग की जो सियासत है, उनके जो बयानियों की जंग का बार बार जिक्र होता है और इसके ऊपर आखिर में जो एक कंट्रोवर्सी सी बन गई है, उसका कोई हल सामने अब नज़र क्यों नहीं आ रहा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हुए, उसके बाद सियालकोट के अंदर एक बाई इलेक्शन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कारकर्दगी जो थी काफ़ी अनसेटिस्फैक्ट्री रही और जो शिकस्त थी, इसके बाद एक दफ़े फिर गुफ्तगू शुरू हो गई कि जो बयानिए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के या बयानिया है, उसकी वजह से ही शायद अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी उनकी स्पेस जो है वो स्क्वीज़ हो रही है। और फिर इसके फ़ौरन बाद ही शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी सदर हैं, उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने एक दफ़े फिर इदारों की जो हम आहंगी है उसकी बात की, माजी को भुला के आगे बढ़ने की बात की। मगर इसके बाद दूसरी तरफ से साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से कुछ ट्वीट्स सामने आए। उसके अंदर उन्होंने अपने बयानिए को दोहराया। उन्होंने कहा कि हम अपने बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे और पार्टी इसी पर कायम रहेगी। नवाज़ शरीफ साहब ने यह भी कहा कि ये जो जिद्दोजहद वो कर रहे हैं, ये महज इंतखाबात जीतने के लिए नहीं है, बल्कि आइन तोड़ने वालों की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, जिसमें किसी तौर पर भी जो ज़ाती इज़्ज़त है उस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ साथ पार्टी के अंदर से और भी आवाज़ें आ रही हैं सीनियर क़यादत की, जो नवाज़ शरीफ साहब के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही हैं। वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी इसके फ़ौरन बाद एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो नवाज़ लीग की सियासत थी 2018 में, जिसकी वजह से वो इलेक्शंस हारे, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस हिकमत अमली में कोई ख़राबी नहीं थी। सारा जो मामला था वो नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली की वजह से ख़राब हुआ। इसी तरह अब्बासी साहब ने एक दफ़े फिर ज़ोर दिया इस बात पे कि 1971 हो या 1999 हो, इन वाक़यात के ऊपर ट्रूथ कमीशन जो बनाना है ये बहुत ज़रूरी है। ये बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि अपने इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि माजी के अंदर या इस तरह के जो माजी के वाक़यात हैं, इनके ऊपर ट्रूथ कमीशन बना के या इनके ऊपर तवज्जो दे के कुछ नहीं निकलेगा, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लग ये रहा है कि जो नवाज़ लीग की पहले बयानियों की जंग थी जिसके ऊपर हम बात करते थे, अब वो इतनी ज़्यादा इंटेंस हो गई है कि ख़ुद सीनियर लीडरशिप एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। क्या ये मसला अब इतना उलझ गया है कि ये सुलझ नहीं सकता? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फ़हद साहब, डॉन अखबार इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर हैं, डॉन न्यूज़ के ऊपर शो भी करते हैं, कॉलम भी लिखते हैं। वेलकम टू द शो फ़हद साहब। जी फ़हद साहब, जो नवाज़ शरीफ साहब की ट्वीट्स थी, उससे पहले जो शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू था, सर ये किसको मैसेजिंग कर रहे हैं दोनों भाई? ये क्या आपस में ही एक इनडायरेक्ट गुफ्तगू हो रही है या ये मतलब कि हमें कोई पैगाम दे रहे हैं, जमात को दे रहे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट को दे रहे हैं? हु आर दे टॉकिंग टू? देखिए, ये आजकल वैसे आरफा, ये तो आप नोट किया होगा कि एक घर में भी लोग जो एक दूसरे को टेक्स्ट करके मैसेजेस कर रहे होते हैं, बट वो टेक्स्ट जो है वो मतलब कि ट्विटर पे तो नहीं डालते ना, वो टेक्स्ट जो होगा वो होपफुली डायरेक्टली एक दूसरे को भेज रहे होंगे। मसला असल में ये हो गया है कि PMLN अब अपने आप से पब्लिकली कम्युनिकेट कर रही है। ये एक अजीब सी बात है। यानी इनमें जो इख्तलाफ राय है या जो दो बयानिए हैं, वो कोई नई बात तो नहीं है, वो तो हम साल से सुनते आ रहे हैं और वो हमेशा जमात के अंदर डिस्कशन होती थी। जो शहबाज साहब की पोजीशन है वो साल से यही है, और जो नवाज शरीफ साहब की या मरियम साहबा की है पिछले 3-4 साल से, वो भी क्लियर है, ढकी छुपी तो है नहीं। ये दो बयानिए जमात के अंदर चल रहे थे और इसको बहुत हद तक ये न सिर्फ ये कि मैनेज कर रहे थे, बल्कि उनसे फायदा भी उठा रहे थे कि जी जब जरूरत आई तो मुजाहमत हो गई, जरूरत आई तो मुफाहमत आ गई। अच्छा, अब मसला ये हुआ है कि पहले तो PMLN वाले ये जब उनसे सवाल होता था तो कहते नहीं जी देखें जमहूरियत में तो ये होता है और ये हो, जमहूरियत की अब लेक्चर्स हमें PMLN देती थी। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो दो बयानिए थे, इनके ऊपर जो डिबेट है वो पार्टी के अंदर नहीं है, वो ओपनली हो रही है।
और ओपनली इस तरीके से हो रही है कि एक दूसरे से हो रही है। यानी तो इससे ये जाहिर होता है, न सिर्फ पब्लिकली बल्कि प्राइवेटली भी अब PMLN वाले ये बात कर रहे हैं, खासतौर पर जब से ये सियालकोट वाला इलेक्शन हुआ है, कि देखिए ये जो मामलात हैं हमारे अंदरूनी, अब ये आपस से बाहर होते जा रहे हैं। इनको अगर हमने रिजॉल्व नहीं किया तो हमें इसकी बड़ी एक बहुत ज्यादा कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। ये वो उन्होंने खुद कहना शुरू कर दिया है। बट फहद साहब, ये जो आप बात करें कि पहले अंदर गुफ्तगू होती थी, अब पब्लिकली हो रही है, क्या सचमुच ही अंदर बात होती थी? बट शायद मुझे तो जैसे लगता है कि जैसे आपस में नहीं बात कर रहे थे और इसलिए अब पब्लिकली एक दूसरे को मैसेजिंग करे। अगर शहबाज शरीफ साहब बैठ के यही बात नवाज शरीफ साहब से कर सकते तो उनको क्या जरूरत थी इंटरव्यू देने की? और देखिए, इंटरव्यू से पहले भी जो इत्तलात आई कि जी उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, वो चाहते हैं, और फिर हमजा शरीफ उनको रोक रहे हैं। सो अगर ये बात सही नहीं थी तो फिर ये भी एक पैगाम देने का तरीका था। देखिए, पहले तो ये मुशावरत होती थी, पहले से मुराद है अगर आप जो जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में थी, चाहे ये पिछला वाला था या उससे पहले वाला था, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे पंजाब के, कॉन्स्टेंटली इनका इंटरेक्शन था। उस वक्त भी सबको मालूम था कि शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब की एक टीम है जो एस्टैब्लिशमेंट के मैटर्स को डील करती है और वो एक तरीके का पुल का किरदार अदा करते हैं। तो दोनों भाइयों में उस तरह की कम्युनिकेशन, मुशावरत तो थी सही। अब बज़ाहिर ये लगता है कि वो एक दूसरे से पब्लिकली बात कर रहे हैं या बातचीत नहीं हो रही। ये बात तो दुरुस्त है कि पिछले चंद हफ्तों में, एक डेढ़ महीने के अंदर इन्होंने पार्टी की कुछ मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन उन मीटिंग्स की रोशनी में कोई फैसला नहीं हुआ। और उन मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और नवाज शरीफ साहब दोनों मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब उसकी सदारत कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल मौजूद थे। इसके अलावा और दीगर जो उनके जो तमाम जो टॉप लीडरशिप है वो थी, सब ने इस पे बात की। और उस मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने पहली बार ये कहा कि ये जो एक दो बयानियों का मामला चल रहा है, इसको हमें अब रिजॉल्व करना है किसी तरीके से भी। यानी या आप इधर जाएं या आप उधर जाएं या को बीच का रास्ता निकालें, लेकिन इन दोनों बयानियों को एक पैरेलल लाइंस में अगर हम चलते रहेंगे और ये आपस में मिले ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मीटिंग में ये बात हुई है, अच्छा, लेकिन उसकी रोशनी में अगर कोई फैसला हुआ है तो नजर तो नहीं आ रहा। और कल जो शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू आया परसों, और फिर जो नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया, उससे तो ये लग रहा है कि वाकई में जो आप बात कह रही है बिल्कुल दुरुस्त है कि वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही। और कौन किस कैंप में है सबको मालूम है, अंदर खाते, लेकिन उनमें से कोई ओपनली ये बोलने को तैयार नहीं है। और समझ भी आती है वो कैसे बोलेंगे, यानी अपनी जमात में अपने लीडर्स के दरमियान वो पोजीशन तो नहीं ले सकते। शायद खाकाना बाजी साहब का एक लेवल ही और है, स्टैचर ही और है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन बाकी लोग जो दबे अल्फाज में बात कर रहे हैं वो यही है कि हमें किस मुश्किल पोजीशन में डाल दिया। वो कैसे पब्लिकली आके बात करें कि जी वो गलत है, वो गलत है। चुनाचे वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, यानी कि कुछ नहीं कर रहे, खामोश होकर बैठे हुए और दुआ कर रहे हैं कि ये मामला जो है ये किसी तरीके से हल हो। बट डू यू थिंक कि जो नवाज शरीफ साहब की ये ट्वीट्स सामने आई हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत ये भी गुफ्तगू हुई कि अगर ये कन्फ्यूजन बयानियों की नज़र आ रही है या ये कन्फ्लिक्टिंग बातें हैं तो इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अभी तक फैसला नहीं किया। राना तनवीर साहब भी एक इंटरव्यू में आए, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को ये क्लियर कर देना चाहिए। तो क्या ये जो ट्वीट्स हैं, क्या नवाज शरीफ साहब ने इससे कुछ क्लियर किया है? बहुत हद तक लग ये रहा है। अगेन मैं तो एज एन आउटसाइडर हूं, हम तो आउटसाइडर हैं, लेकिन जो लोग अंदर भी बैठे हुए ना उनसे भी अगर आप बात करें तो अब पिछले चंद दिनों से एक सेंस आ रही है, ये अब हमें नहीं ऑब्वियसली कंफर्म तो नहीं है, सेंस ये आ रही है कि मियां साहब जो हैं वो अब कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है इस टाइम। और जो ट्वीट्स उन्होंने की, मेरा ख्याल है वो बहुत हद तक वो रिफ्लेक्ट कर रही है जो उनका ज़हनियत है कि भाई मैंने एक फैसला किया है, मेरा एक असूल है, हमने उस पर समझौता नहीं करना। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो फैसला है इसमें कितनी मुशावरत है। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है जिसका अभी आप जिक्र कर रही थी आरफा, वो 30-30 साल से इस जमात के साथ जुड़े हुए हैं। वो तो आजकल सीन पे ही नहीं है, नहीं बिल्कुल सीन पे, सेकंड लाइन तो गायब है बासी साहब के। लेकिन पब्लिकली, लेकिन प्राइवेटली भी मेरे ख्याल में जो ये फैसला साजी हो रही है, जो शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे हैं या नवाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं या मरियम साहबा कुछ कह रही हैं, फैमिली के मेंबरान तो ये कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी जमात में जो तमाम तसीने लोग हैं उनसे बाकायदा तौर पर मुशावरत के तहत ये बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही। और मुझे लगता यह है बदकिस्मती से कि ऐसा नहीं हो रहा।
जिससे और ज्यादा थोड़ी सी डिसइल्यूजनमेंट हो रही है कि इस तरीके से प्रॉब्लम होगा। नहीं फाज़ा, बट जब आप ये कहते हैं कि मुशावरत नहीं हो रही, तो PMLN के बारे में तो कभी भी ये कोई मुशावरत वाली तो किचन कैबिनेट हुआ करती थी, किचन कैबिनेट में भी मतलब कि एक हद तक की बात जाती थी, विच इज़ नॉट टू से कि बाकी जमातें को बहुत ज़्यादा इससे जमहूरी हैं, बिल्कुल भी नहीं है, मगर PMLN के बारे में भी यही था कि, और वो खुद कहते हैं, वो कहते हैं जी जब नवाज शरीफ साहब फैसला कर देंगे तो सबको कबूल होगा। तो ये जो मुशावरत आप बात कर रहे हैं, ये मुशावरत तो वैसे भी कोई रिवाज नहीं है हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का, तो क्या सचमुच डू यू थिंक कि कोई इतनी स्पेस है कि जो सीनियर लीडरशिप है, अगर हम ऑब्वियसली वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि अगर वो मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं नवाज शरीफ साहब से, तो वो मुशावरत होगी और वो नवाज शरीफ साहब का इरादा जो है तब्दील कर लेंगे? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारी जमातों में वो कल्चर तो है, वो लीडर की तरफ देखते हैं, और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो को बड़ा फैसला होता है तो वो ये कहते हैं कि जी हमने लीडर को आप जो कहें बस वही। PTI का भी यही हाल है। ये बात ठीक है आपकी। अच्छा, PTI थोड़ा सा डिफरेंट है वैसे, बाय द वे, मैं उस पर भी बात कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन बेसिक जो आपका प्रेमिस है वो बिल्कुल मैं उससे मुत्तफिक हूँ। लेकिन जब आप पावर में हो तो ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन जब आप पावर में नहीं हैं और आपके ऊपर उस तरह का दबाव आया हुआ है जो कि PMLN के ऊपर आया हुआ है, तो फिर ये बहुत हद तक मैटर करता है। ये आपके अपने इंटरेस्ट में है कि आप देखें कि आपकी पार्टी के सीनियर लोग जिनके बहुत बड़े स्टेक्स हैं जमात में, जिनके बगैर जिनकी बुनियाद पे ये जमात इतनी बड़ी और इतनी अहम जमात है, आप उनको साथ लेकर चलें। ये कल्चर नहीं है, लेकिन जो मीटिंग्स होती हैं उसमें अब कुछ लोग थोड़ा सा ज्यादा वोकल होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके ऊपर जो दबाव आ रहा है और उनकी जमात पे जो दबाव आ रहा है, उसकी बुनियाद पे जो उसके जो रिपरकशंस हैं, देखें इलेक्शन 2 साल दूर रह गए, तो एक वजह यह भी आ रही है कि 8 से 3 साल पहले तो था चलें जी मामला देखते हैं क्या होगा, अब तो इलेक्शन आ गए 2 साल में। इन लोगों ने हलकों में जाना है, उनको उस चीज की परवाह पड़ी हुई है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे इलेक्शन में जब हम जाएंगे तो क्या हमारा करियर क्या होगा। तो ये बड़े सवाल जो हैं ये अब मंडला रहे हैं PMLN के ऊपर। तो फाज़ साहब, देन व्हाट नेक्स्ट फॉर द पार्टी? मतलब कि जब हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने एक फैसला कर लिया है, मगर साथ में हम ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुत्तफिक नहीं है, फिर हम ये भी आप जैसे कह रहे हैं कि पार्टी के बहुत से लीडर्स हैं जिन्होंने कंस्टिट्यूंसी में जाना है, इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखना है, वो अगर परेशान हैं तो व्हाट नेक्स्ट? देखिए, मेरे ख्याल में फैसला अटल फैसला तो नहीं हुआ, हमें सेंस आ रही है, हमें हिंट्स मिल रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब का जो एक थिंकिंग है, सोच है, वो वहां पे चली गई है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, वो पीछे देखते हैं मेरा करियर है पूरा 30 साल का, वो अपनी लेगेसी के बारे में सोच रहे हैं, ये लोग कहते हैं। बहरहाल, लेकिन आप देखें कि उनकी पोजीशन में जो शख्स बैठा है वो ये भी देख रहा है कि इस पार्टी में जो पॉपुलर वोट है या जो पॉपुलर उसका एलिमेंट है, वो मरियम साहिबा उसकी तर्जुमानी करती हैं। उनसे बेहतर इस टाइम को कैंपेनर पाकिस्तान में नहीं है, वो हमने देख लिया। पॉपुलैरिटी बेस को गैल्वनाइज करना, जलसे करना, एक इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट पैदा करना, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे आप पावर में नहीं आ सकते। तो मेरे ख्याल में जो बड़ा फैसला है इस टाइम, बड़ा फैसला मेरे ख्याल में वो ये है कि PMLN ने ये फैसला करना है कि जी 2023 में उनको पावर में आना है कि नहीं आना। अगर वो ये कहते हैं कि जी हम उसूलों की सियासत करेंगे और उसूलों की बुनियाद पर अगर हमें इक़्तिदार नहीं भी मिलता तो खैर है, हम नहीं पीछे, अगर ये थिंकिंग है तो फिर उनका डिसीजन मेकिंग कहीं और जाएगा। लेकिन अगर ये फैसला होता है कि जी जो मर्जी करना पड़े, हमें 23 में पावर में आना है, तो फिर ये फैसला किसने करना है? यही तो इशू है, साहब ने करना है, मियां साहब नहीं करना है। तो अगर वो सिर्फ लेगेसी को देखते रहे तो वो शायद अपना इरादा ना तब्दील करें, मगर अगर इफ समबडी कैन कन्विंस हिम या उनको बेटी की प्राइम मिनिस्टरशिप का ख्याल आ जाए तो वो तब्दील कर लेंगे इरादा। अब ये देखें ना, ये तो बड़ा सवाल है। So you're saying कि अभी भी there is always room for rethink। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन आए तो नहीं है, अभी तो 2 साल तो रहते हैं, अनलेस इमरान खान साहब जल्दी इलेक्शन करा दें। 2 साल तो हैं। मेरे ख्याल में ये जो स्ट्रगल हमें नजर आ रही है, ये चलती रहेगी। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली ना हम आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ जा रहे हैं। ये 2 साल नहीं चल सकती। लोगों को ये समझ आ गई है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं हमें फैसला करना है, नहीं तो इट विल बी टू लेट। वो कट ऑफ पीरियड क्या है हमें नहीं पता, लेकिन टाइम कम होता जा रहा है, इसलिए ये मैटर्स जो हैं ये सडनली देयर कमिंग टू हेड। सो इन द नेक्स्ट वेरी क्विकली, मतलब कि आगे आने वाले हफ्तों में या महीनों में आपको ये इंटेंस होती नजर आएगी लड़ाई, या यू थिंक
मेरे ख्याल में तो ये अभी इंटेंस होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया है वो बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने सोच समझ के दिया है। ये मामला थोड़े इंटेंस होंगे, लेकिन क्योंकि इस जमात में इतने सीनियर तजुर्बाकार घाघ सियासतदान हैं और मियाँ साहब खुद जो है वो इतने लंबा उनका अरसा, मेरे ख्याल में किसी वक्त भी कोई इसका तोड़ निकल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फहद साहब, आपने हमसे नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान का, वहाँ जो एक तेज़ी से तब्दील होने वाली सूरत हाल है, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के सफ़ारती ताल्लुक़ात हैं। अफ़गान सदर अशरफ गनी साहब ने जो उनके मुल्क के अंदर तख्तीव खाना जंगी है उसका असल ज़िम्मेदार अमरीका को करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि अमरीका इतनी तेज़ी से फ़ौजों को वहाँ से निकाल रहा है तो इसकी वजह से ये खाना जंगी जो है बढ़ रही है। अमरीकन फ़ौजियों का जो इनका है, इसी की वजह से अब लग रहा है कि तेज़ी से जो अफ़गान तालिबान है वो आगे बढ़ रहे हैं। एक गैर मुल्की जरीदे लॉन्ग वॉच जर्नल के मुताबिक तालिबान अब तक 407 में से 195 अफ़गान अजला के ऊपर कब्ज़ा कर चुके हैं, और अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अफ़गान तालिबान से निपटने का। अशरफ गनी साहब के मुताबिक कि अब तक उनकी जो इंतज़ामिया है उसका सारा फोकस जो है सूबाई दारुल खिलाफा और अहम शहरी इलाकों को अफ़गान तालिबान के कब्ज़े से बचाने पर तवज्जो है उनकी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान अब तक 30 से ज़्यादा जो सूबाई दारुल खिलाफे हैं उनके ऊपर काबिज़ हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो ये खाना जंगी बढ़ रही है, तो इसी तनाजुर के अंदर पाकिस्तान ने एक अफ़गान पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मगर उसको अब मुलतवी कर दिया गया है। ये 17 से 19 तारीख को इस्लामाबाद में होनी थी, और इसके अंदर अफ़गान हुकूमत की कई जो अहम शख्सियात हैं इनको भी शिरकत करना था, मगर मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अब जो इल्ज़ामात अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर लगाए, इसी तनाजुर के अंदर ये फ़ैसला किया गया कि ये अब कॉन्फ्रेंस जो है इसको डिले कर दिया गया है फॉर द टाइम बीइंग। और इतलात ये हैं कि अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर जो पाकिस्तान है वो अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर फ़ॉरेन मिनिस्टर्स की सतह पे एक रीजनल कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर का है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं अफ़गान अमूर पे। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। ताहिर साहब, सूरत हाल तो सबके सामने ही है, पर ये बताएं कि ये जो एकदम इतनी तेज़ी से अफ़गान तालिबान का जो प्रोग्रेस जिसको हम कह सकते हैं, इसकी क्या वजह, और ख़ास तौर पे सर इस बात पे भी ज़रूर कमेंट करिएगा जो ये इतलात आ रही थी कि अग्रीमेंट जो दोहा अग्रीमेंट थी उसका एक खुफिया हिस्सा था जिसमें कमिटमेंट दी थी अफ़गान तालिबान ने कि वो किसी भी ये डिस्ट्रिक्ट जो कैपिटल है उसको टेक ओवर नहीं करेंगे मिलिट्री तौर पे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। 3 चीज़ों को आपने पूछा है मुझसे एक ही सवाल में। एक तो कि तालिबान ने कैसे ये कैप्चर किया इलाके। मेरे ख़्याल में जो ही गैर मुल्की अफवाज का निकलना शुरू हो और एक तारीख़ भी आई तो थोड़ी सी उनको एक हौसला अफजाई मिली कि अब फ़ौजियों का रोल कम होगा। गो कि अभी दोबारा एयर स्ट्राइक अमेरिकन ने शुरू की है, क्योंकि उनको भी शायद ये तवक्को नहीं थी। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि पहले एक ख्याल में किसी को भी तवक्को नहीं थी कि ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। एक तो दूसरी बात ये है कि काफ़ी अजला अफ़गान फोर्सेस ने बग़ैर लड़ाई के छोड़े। बहुत कम अजला में जो ज़िलों के जो मराकज़ है उसमें बहुत कम पे लड़ाई हुई है, ख़ुद छोड़े। और तालिबान की जो मैं देखता हूँ तालिबान ने बहुत ही एक स्ट्रेटजी बनाई थी। आप देखें कि वो ईस्ट में उनकी इतनी ज़्यादा वो नहीं है जो मशरक़ी से है, यानी हौस से लेकर के पक्तिका फिर आए निंगरहार, फिर कुन्नड़, फिर साथ जो नूरिस्तान भी कर ले। लेकिन उन्होंने सबसे पहले फोकस किया शुमाल में, नॉर्थ में, हालांकि वो नॉन पश्तून एरिया है ज़्यादा। वो शायद अपनी पिछली तारीख से उन्होंने सीखा है, क्योंकि पिछली दफ़े उनको सबसे ज़्यादा चैलेंज जब उन्होंने काबुल को टेक ओवर कर दिया था तो नॉर्थ में ही रहा था। हाँ, उनका मसला नॉर्थ में हुआ था, कुंदूज में जमा हुए काफ़ी सारे, वो तो एक माजी है। लेकिन आप देखें नॉर्थ में वो चले गए शेर खान बंदर पे, उसने सबसे बड़ा तिजारती
जो अफ़गानिस्तान और पूरे मरकज़ी एशिया के साथ ताजिकिस्तान से शुरू होके फिर जुनूब में चले गए, हेरात की तरफ इस्लाम कला पे कब्ज़ा कर लिया। अब इस्लाम कला भी ईरान के साथ बहुत बड़ा तिजारती, फिर इस तरह उसमें आ गए, जुनूब में आ गए, वो वेस्ट माफ़ कीजिएगा हेरात, फिर आ गए कंदहार के साथ स्पिन बोल्दक में, और फिर वाखान जो ज़िला है उन पे भी कब्ज़ा कर लिया। बादगीस जो तुर्कमेनिस्तान के साथ है ज़्यादा इलाका उसमें, तो वो एक स्ट्रेटजी के साथ आगे चले गए। तो अब लड़ाई अब लड़ाई हो रही है, क्योंकि मुमकिन है कि जो अफ़गान फोर्सेस निकले थी उधर से शायद शहरों को सिक्योर करने के लिए वो वहाँ से निकले हैं। तालिबान शबरगान के करीब भी चले गए थे, जो जोज़जान का जो कैपिटल है शबरगान, जो कि उज़्बेकों का एक गढ़ है। दोस्तम खुद तुर्की में बैठे हुए हैं। तो तालिबान ने एक स्ट्रेटजी के तहत वो किया। आप देखें ना, एक बड़ी दिलचस्प बात, जो ही उन्होंने स्पिन बोल्दक पे वो कर लिया कंट्रोल, तो एक उन्होंने जारी किया जो टैक्स उन्होंने लगाया है खुद, तो उनके बिल्कुल पहले से वो जो उनके मैंने देखे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उस बल्कि आपके ईरान में भी खबर थी, अखबार में भी, तो पहले से ये चीज़ें उनके जहन में थी। सब सेट किए हुए। हाँ, एक दिन में तो जंगों में तो फिर नहीं होता ना, कंप्यूटराइज जो रेट आप खुद तय करते हैं। तो उनकी एक स्ट्रेटेजी थी, और फिर उनको हौसला मिला कि काफ़ी लोगों खुद निकल गए, कुछ लड़ाई से उन्होंने ले लिए हैं। और फिर एक और चीज़ है जो मैंने सुना है, तालिबान की अक्सरियत लीडरशिप खुद पहुंच गई। यानी मैंने मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब का पहुंच गई है कि मसलन जो उनकी टॉप लीडरशिप है, खासकर फिर मिलिट्री पीपल तो पहले से उधर थे कमांडर्स, लेकिन मुल्ला उमर के बेटे का मैंने सुना है याकूब के, वो हेलमंद में मौजूद है। इस तरह के बैटल ग्राउंड पे पहुंच गए हैं। जाहिर बात है, अब इलाके भी काफ़ी सारे उनके पास हैं। और कल उन्होंने दावा किया कि हमने रेडियो टीवी जो लश्करगाह है उसका हेलमंद का जो कैपिटल है उस पर और तस्वीरें भी दी, और वो खबर दुरुस्त भी है। तो इनसे फिर उनके जो फाइटर्स हैं उनको थोड़ी सी इनकरेजमेंट होती है, और फिर जब लीडरशिप आपके सामने खुद मौजूद हो, तो ये सारे मिलाकर के इस वजह से अब उनका फोकस है शहरों पे। क्योंकि जब शहर पे आप कब्जा करते हैं या कोशिश करते हैं, तो पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो, लेकिन अमेरिकन अब थोड़ा स्ट्राइक उन्होंने ज़्यादा कर लिया कि इनकी मजीद एडवांस ना हो। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और से वापस आएंगे तो हम ताहिर खान साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें ताहिर खान साहब से, और हम उनसे बात करें जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल है। ताहिर साहब, तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब कि तालिबान, जैसे अब हम अभी बात कर रहे थे कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस उनका जो प्रोग्रेस हुआ है बार बार, मगर ये भी जिक्र होता है कि दोहा के अंदर जो भी अफ़गान लीडरशिप जो है वो गुफ्तगू कर ले, उनके ऊपर एक प्रेशर है और थोड़ी सी एक इंडिपेंडेंस है मिलिट्री कमांडर्स की भी जो फील्ड के अंदर हैं। क्या ये इस तरह के फ्रिक्शन की वजह से तो नहीं कि मिलिट्री एडवांस हो रहा? क्योंकि आपकी बातों से तो लग रहा है कि जैसे तालिबान सीनियर लीडरशिप भी ये सब प्लान करके बैठी हुई थी। ये बात नहीं है कि वो फील्ड में जो कुछ हो रहा है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। फ्रिक्शन तो नहीं है, हाँ। लेकिन यह है कि मिलिट्री कमांडर्स उनकी अपनी दुनिया है, क्योंकि वो फील्ड में है, वो खुद मर भी रहे हैं और अपने अब बदकिस्मती से अफगानों को मार भी रहे हैं, तो वो उनको नहीं सुनेंगे। दूसरी बात कि जो मैंने जिस तरह पहले कहा कि जो इस वक्त तालिबान के अंदर जो सबसे स्ट्रांग और मजबूत जो मिलिट्री के लोग हैं वो जनूब के हैं, वो कंदहार और हेलमंद के हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि मिलिट्री कमीशन का एक सरबराह मुल्ला याकूब हैं, जो दूसरा उनका स्ट्रांगेस्ट बंदा है वो है इब्राहिम सदर, जो फॉर्मर मिलिट्री कमीशन का चीफ है, और ये मुल्ला उमर के वक्त से है, उस वक्त से तालिबान का लीडर है, और ये इस वक्त फील्ड में मौजूद सारे उधर है। तो लिहाजा उनकी जिस तरह मैंने कहा स्ट्रेटेजी वो बड़ी वो प्लान करके। अच्छा तार साहब, इसी साथ जो एक बात शुरू में बहुत हो रही थी, आपने भी थोड़ा सा हल्का सा जिक्र किया कि पहले सबका ख्याल था कि तब्दीली आ गई है, तालिबान ने खुद भी लोगों को ये इम्प्रेशन दिया कि वो तब्दील हो गए हैं, मगर इस वक्त जो ऑन द ग्राउंड खबरें आ रही हैं उससे लगता नहीं है कि उनके जो तरीक़े थे या ख़वातीन की तरफ जो रवैये थे उनमें कोई ख़ास तब्दीली आई है। इन ख़बरों में कितनी सदाकत है सर कि वो जिधर जिधर उनका कंट्रोल होता है वहाँ फिर वही हालात हैं जो हमने 90 में देखे, 90 की दिहाई में देखे? तालिबान के उसमें बिल्कुल तब्दीली नहीं आई।
रवैयों में तब्दीली तालिबान के एक जो बल्कि एक बहुत उनके सीनियर आलिम है, उसका नाम भी शेख अब्दुल हकीम है, ये वाला नहीं जो उनके दफ्तर का सरबराह है, उनका तालिबान ने एक पैगाम जारी किया था चंद माह पहले, और जिसमें कुछ सवालात का जवाब था। एक ये भी था कि हम अफ़गान फोर्सेस के ख़िलाफ़ क्यों लड़ते, क्योंकि ये तो मुसलमान है। तो उन्होंने ये कहा कि ये लड़ाई बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह गैर मुल्कियों के, क्योंकि इनका जो अपनी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि ये चूँकि उन लोगों ने यहाँ इंस्टॉल किया है लिहाजा इनके ख़िलाफ़ भी उनके बकौल ये जिहाद है। तो ये नेचर। तब दूसरी बात यह है कि ये तालिबान को अब साबित करना पड़ेगा। अभी तो उनका पूरा अफगानिस्तान पे कंट्रोल तो नहीं है, हुकूमत तो उनकी नहीं बनी, लेकिन उन्होंने वहाँ बंदे को पकड़ा कंदहार में, बेशक वो उनके पुलिस में था, उनके खिलाफ था, लेकिन वो जो कमेडियन का जिक्र, हाँ, वो जो हाशा जवान के नाम से था, नज़र मोहम्मद, तो उनको पकड़ लिया और फिर उसके अच्छा वीडियो जारी करना, ये उनके अपने अमीर का ये बयान है कि किसी भी कैदी का और ज़ख्मी का और डेड बॉडी का ना आपने तस्वीर न, लेकिन वो बना रहे हैं, तो उनकी भी तस्वीर बनाई और उसका बड़ा रिएक्शन हुआ उसके, और फिर उसको मारा भी। फिर जो 2 लोग मारे हैं, जो भी वजूहात थी, वो बच्चों के अगवा में मुलव्वस था, मुमकिन है कि उसके वालिदैन खुश होंगे और वैसे जिन पे दर्द होता है वो, लेकिन लोग उसको पसंद नहीं करें कि आप उसको हेलमंड के एक चौक में उनको हैंग कर लड़का है, क्योंकि अभी आपकी हुकूमत नहीं बनी। अगर आप कहें कि ये शरीयत कोर्ट ने किया है तो आपके लिए तो जायज़ होगा, लेकिन आपको लोग शायद उस तस्वीर में, और यही वजह है कि तालिबान के खिलाफ अब एक रिएक्शन आ रहा है, जो उनके लिए ठीक नहीं है। अब जो लड़ाई भी मतलब कि रेजिस्टेंस भी उनको मिल रही है, जाहिर बात है बहुत मिली है, बहुत मिली, क्योंकि एक असर होता है। और अब तो माजी वाला तो नहीं रहा, अब तो सोशल मीडिया है और अब तो मोबाइल है और हर बंदे के हाथ में ये स्मार्ट मोबाइल है, तो चीज़ें अब एक्सपोज आपको करेगी। और अगर आपने हिकमत से काम नहीं लिया तो फिर मेरे ख्याल में अगर कुछ लोगों की आपके पास हमदर्दी थी वो नहीं रहेगी फिर। और इंटरनेशनल फोर्सेस का भी फिर शायद रवैया तब्दील हो सकता है, क्योंकि आप कह रहे थे अभी आज ही बयान जारी हुआ है जो वहाँ एम्बेसीज है। मैंने कभी बरतानवी हुकूमत का, उनके एम्बेसी का सख्त बयान कभी नहीं देखा, वो अमेरिकन देते हैं लेकिन कुछ ममालिक ज़रा थोड़े से यूरोपियन, लेकिन अभी जो उनके बयानात मैंने देखे हैं सोशल ट्विटर पे और बड़े सख्त तालिबान के हवाले से, और उसने कहा कि तालिबान ये काम करेंगे तो वो उसको फिर कोई वो नहीं करेगा, इन्हें माफ़ी नहीं करेगा और ये वार क्रिमिनल है। तो तालिबान को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग ने उनके बारे में सोचा था कि वो तब्दील हो गए, ये साबित करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने हमसे गुफ्तगू। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे नूर मुकद्दम मर्डर केस का, जो गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद के अंदर वाक़या हुआ कत्ल का। इस हवाले से जो केस है ऑब्वियसली मीडिया अटेंशन इस पर रही और काफ़ी जो पेशरफ्त केस की रही है वो रिपोर्ट भी होती रही है। अब तक ये मालूम है कि कत्ल की रात की जो CCTV फुटेज थी वो घर के अंदर मौजूद थी, वो भी पुलिस के कब्ज़े में ले ली गई है। मुलजिम का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है उसके लिए भी उसको लाहौर ले जाया गया है, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि जो कत्ल के तमाम सबूत और शहादतें हैं वो मुकम्मल हैं, सबको इकट्ठा किया जा चुका है और अब फैसला जो है वो अदालती ट्रायल में ही होगा। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स पे ये भी कहा गया है कि ये तफसील भी मालूम हो गई है कि 19 जुलाई को नूर मुकद्दम जो हैं वो ज़ाहिर जाफ़र के साथ टैक्सी में सफ़र कर रही थी, बल्कि टैक्सी के अंदर उनके घर भी गई। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं शाह खावर साहब, ये वकील हैं नूर मुकद्दम के, उनकी फ़ैमिली के, और इस केस को करीब से देख रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। ये बताइएगा कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है केस के अंदर। वज़ीर दाखिला की तरफ से तो ये दावा सामने आया है कि सारे सबूत इकट्ठे हो गए हैं, सब शहादतें भी मौजूद हैं। देखिए, मैं एक बात जो है जिसकी तस्हीह करना पसंद करूंगा वो ये है कि मुलजिम का पॉलीग्राफिक जो टेस्ट है वो नहीं हुआ, उनका फोटोग्रामेट्री टेस्ट हुआ है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो जो पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है वो बिल्कुल और होता है, जिसकी इस केस में जरूरत नहीं थी। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये अब तक मिस हो गए। उनको जो लाहौर लेके जाया गया था वो फोटोग्राफिक
ग्रामेट्री टेस्ट है, जिसका उनका जो सीसीटीवी फुटेज पे जो उनका जहाँ जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको मैच करने के लिए और उसको मजीद ऑथेंटिकेट करने के लिए ये वाला टेस्ट हुआ है। तो एक तो मैं ये कह दूं। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त तक जितनी भी तफ्तीश पुलिस अमल में ला चुकी है वो बिल्कुल ठीक पैराए में है, ठीक लाइंस के ऊपर है, जैसी कि ऐसे केसेस में होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अब चूंकि मुलजिम की हद तक तो तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इस केस की सारी तफ्तीश इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। कुछ इसके पहलू जो है वो अभी भी ज़ेर तफ्तीश हैं, ज़ेर तहकीक हैं, और जब वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी और जितनी फॉरेंसिक शहादतें हैं वो भी जब आ जाएंगी तो फिर एक फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो तैयार होगी, वो तमाम चीज़ों का अहाता करेगी, जिसको अदालत में पेश किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर मुलजिम और उसके शरीक मुलजिमों के खिलाफ ट्रायल शुरू हो जाएगा। शकावर साहब, सर तो आपकी बातों से ये हम समझ सकते हैं कि ये फिर एक फर्द का जुर्म नहीं था, इसमें और लोग भी शामिल थे। जी बिल्कुल। एक जो मेन जो कत्ल का जो जुर्म है वो तो जाहिर जाफर के ऊपर ही है, लेकिन उसके साथ कुछ फैसिलिटेटर हैं, कुछ लोगों ने इसमें अयानत की है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बरवक्त पुलिस को इत्ला नहीं की। तो इसलिए इसमें जाहिर के अलावा और उसके वालिदैन को भी और मुलाजमीन को भी जो है वो ज़ेरे हिरासत लाया गया है और उनका अपना अपना रोल जो है वो चालान में जो है वो जो उसका तयन किया जाएगा। अच्छा शकावर साहब, सर ये बताइएगा कि बहुत इस हवाले से भी जिक्र होता रहा और बहुत सी खबरें भी आती रहीं कि फ़ोन रिकॉर्ड्स मिल गए हैं और लोगों से बात हुई है, जाहिर जाफ़र की भी, नूर मुक़द्दम की भी। क्या ये जो सारी इतलात हैं दे हैव प्रूव टू बी यूज़फुल, या हम ये कह सकते हैं कि ज़राए से बहुत सी जो खबरें चली हैं और वो इतनी सही नहीं है? जैसे बीच में एक खबर ये भी आई थी कि वो गालबन पैसे जो थी नूर मुक़द्दम साहिबा उन्होंने अपने घर से मंगवाए थे, बाद में सुना है इसको डिनाई कर दिया गया कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, बट एक आध दिन इस तरह की खबरें चलती रही हैं। देखिए बात यह है कि बहुत सारी खबरें जो कि सोशल मीडिया पे चलती रही उनमें काफ़ी ज़्यादा मुबालगा आराई थी और वो मिस रिपोर्टिंग थी। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं आपसे इन चीज़ों का डायरेक्ट अभी आपको जवाब नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि जैसा कि कॉल रिकॉर्ड डेटा है वो बिल्कुल अब पुलिस के पास है और वो चूंकि इतना ज़्यादा वो बिखरा हुआ है कि उसकी माइन्यूटली तहकीक हो रही है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो जो कॉल डेटा है उसमें मुलजिम का जिन जिन के साथ राब्ता है, जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं, जिनके साथ वो जुर्म करने से पहले और जुर्म करने के बाद किस किस से राब्ता किया, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं और वो चालान का हिस्सा होंगी। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे हम आपके साथ कोई चीज़ इसलिए शेयर इस वक्त नहीं कर सकते कि वो जो तफ्तीश है उसके हैम्पर होने का जो है खदशा हो सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पुलिस ने इसके ऊपर, इस मुकदमा में, इसकी तहकीक में बहुत सॉलिड किस्म की शहादतें जो हैं वो इकट्ठी कर रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।